आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.6 एंड टॉपिक नंबर आवर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या बोला था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बिजनेस का ब्लैंकेट होता है, यानी कि वो बिजनेस को सराउंड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब वो बिजनेस का ब्लैंकेट है तो बिजनेस के आसपास के सारे एनवायरनमेंट्स को टच करेगा, सारे एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप बनाकर रखेगा। तो वही रिलेशनशिप हमें पढ़ना है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप कैसे होता है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात, ये जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपकी बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे आपके एज इट इज़। तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाऊंगी वो चीज़ें आप लोगों को अंडरलाइन करनी होंगी और उसको एज इट इज़ ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डाटा। अब डाटा इंफॉर्मेशन कब बनेगा? कल छुट्टी है, क्या आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है? क्या आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है? स्टूडेंट्स हो, क्या आपके लिए वो यूज़फुल है? बिल्कुल है। कल टेस्ट है, क्या ये इंफॉर्मेशन है? है, ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि आप लोगों के लिए ये रिलायबल है। तो रियलिटी बाइट के अंदर आओ। सबसे पहले नीचे एक बॉक्स बना होगा रियलिटी बाइट का, उस रियलिटी बाइट में क्या बोलता है, एनी डाटा हैविंग कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। यानी कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करेगी? बिजनेस से रिलेट करेगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस इंफॉर्मेशन की। तो कोई भी डाटा जो बिजनेस के लिए क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, वो क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन का करना क्या है, इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे? एनवायरनमेंट में लॉकडाउन लगने वाला है, जिसको जितना सामान अपना शॉप पे रखना है वो रख ले। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, आपको कैसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन? क्या करना चाहिए उसको आपके लिए? कोई फ़ोन करके बताएगा या लॉकडाउन एक दिन आने से पहले फ़ोन करेगा कि भाई मैं कल आ रहा हूँ, आज तुझे जो काम करने हैं वो ख़त्म कर ले? नहीं, उसके लिए आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा, एक एंटीसिपेशन लगाना पड़ेगा। कैसे? डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर के अंदर डेली के केसेस आ रहे हैं, मार्केट कैसे मूव कर रही है, गवर्नमेंट कैसे मूव कर रही है, क्या उसका एनालिसिस किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस क्या 100% गारंटी देता है कि क्या एनवायरनमेंट में चेंज होगा, बिजनेस कैसे मूव करेगा? 100% तो किसी के पास नहीं होता। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहाँ से? एनवायरनमेंट से। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? एनवायरनमेंट को लगातार देखना ज़रूरी है। जब आप एनवायरनमेंट के ऊपर लगातार फोकस बनाकर रखते हो, एनवायरनमेंट को लगातार नज़र पे रखते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो उस चीज़ को, तो आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस के लिए क्या है, ज़रूरी है। अब बिजनेस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्या आपको इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है या अपने साथ करने वाले काम एम्प्लॉयज़ को बतानी होती है? बतानी होती है। तो जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। इस चीज़ के लिए आप आ जाओ, यहाँ पे आपका पैराग्राफ नंबर 2 है। अपार्ट फ्रॉम गैदरिंग इंफॉर्मेशन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू सेवरल एक्सटर्नल एजेंसीज आइदर वॉलेंटरली और इनएडवर्टेंटली या फिर लीगली। या तो वो अपनी मर्जी से बताए, लाइक आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप अपनी मर्जी से बताओगे क्योंकि आपको उनसे काम करवाना है। लेकिन आपको गवर्नमेंट को तरह तरह के क्या फाइल करने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती हैं। तो आप जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन दोगे? अपनी मर्जी से दोगे या वो लीगली बाउंड करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने को? लीगली बाउंड करते हैं, अदरवाइज तरह तरह की पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। सो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट है। आपको एनवायरनमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी और एनवायरनमेंट आपको, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर आपका गवर्नमेंट सेक्टर, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर सब इंक्लूसिव हैं। तो उनको जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे, मान लेते हैं कि सृष्टि लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रोडक्ट बनाकर घर में लेकर बैठी है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी मार्केट को, क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट में। जब तक आप अपने कस्टमर्स को नहीं बताओगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो कैसे बिकेगा? तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज मस्ट फॉर अ बिजनेस। बिजनेस को एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट को बिजनेस को, दोनों को देनी चाहिए। अब ये मिलेगी कैसे? फर्स्ट पैराग्राफ में आओ। पहले क्या करना है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्कैन्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको स्कैन करना है, बिहेवियर और चेंजेस, मार्केट कैसे मूव कर रही है, क्या अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो मार्केट का बिहेवियर, मार्केट के चेंजेस को नोट डाउन करो। उसके बाद फॉर श्योर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी ही आएगी। जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है आप अपने अंदर अपडेशन करो, अपने अंदर चेंजेस करो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो। क्लियर? चलिए जी, आगे इसके अंदर आपके पास थर्ड लाइन है, इंफॉर्मेशन जनरेशन इज़ वन वे। इंफॉर्मेशन से फ़ायदा क्या होगा आपको? आने वाली प्रॉब्लम्स को आप एंटिसिपेट कर पाओगे कि आने वाले क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इज़ वन वे टू गेट ओवर द प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम से उभर सकते हो। प्रॉब्लम्स किस वजह से आएंगी? क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है। तो बाहर का जो अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आप अपनी आंखें स्ट्रोंग रखो। आंखें स्ट्रोंग रखो मतलब अपने एनवायरनमेंट को बार बार चेकआउट करते रहो कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी। सो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप किन किन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे मूव कर रही है आपकी, मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे अपग्रेड हो रही है, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीनरी तो नहीं आ गई है, या फिर आपके जो सोशल एंड डेमोग्राफिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पोस्चर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सोसाइटी है, कस्टमर है, जैसे जैसे वो चेंज होगा आपको चेंज होना ही पड़ेगा। कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होगा तो बिज़नेस का प्रोडक्ट भी चेंज होगा। सेम वही प्रोडक्ट जो कभी 1950s में चलता होगा क्या आज चलता है? नहीं चलता, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। अब हमें सब चीज़ें अपडेटेड चाहिए होती है। हम एक वर्जन पुराना, तो मोबाइल फ़ोन भी नया नहीं खरीदते, तो हम लोगों को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। क्लियर? तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट। इसके अंदर ये सारे जो पॉइंट्स है, जो फैक्टर्स हैं, इन्हें अंडरलाइन कर लेना। आपसे फैक्टर्स पॉइंट आउट करके पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये फैक्टर कौन सी हेडिंग के अंदर कवर होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इकोनॉमिक वाले बच्चों पढ़ते आए होंगे, हर चैप्टर में लिखा हुआ है रिसोर्सेज आर स्कार्स, डिमांड्स आर अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी संसाधन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपने काम को या फिर अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाए। अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाए, कंजम्पशन करना चाहते हैं तो अपनी कंजम्पशन से अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। यही होते हैं रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स ने इतना ही सिखाया हमें रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्सेज बोलता है कि अब रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे? रिसोर्सेज हम घर में बना सकते हैं या रिसोर्सेज मार्केट से मिलेंगे? स्कार्स हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट से मिलेंगे। अब रिसोर्सेज मार्केट से मिलेंगे, किसी भी बिजनेस को रिसोर्स लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। सो मार्केट आपको रिसोर्सेज देता है, तो मार्केट से रिसोर्सेज मिलेंगे, तो मार्केट का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा। तो मार्केट से आपको बना कर रखनी है। आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? इनपुट्स। रिसोर्सेज को क्या मैं इनपुट कह सकती हूँ? क्योंकि जब आप रिसोर्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे तभी आप उसको प्रोसेस करके अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे। तो जब तक इनपुट नहीं होगा आउटपुट नहीं जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी ज़रूरी हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो आप क्या लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स इनपुट्स, फाइनेंस, मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट एटसेट्रा। कहाँ से लेगा? बाहर से लेगा। तो बाहर के लोगों से आपको बातचीत करना, बाहर के लोगों से आपको टाई अप रखना ज़रूरी है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए आपका लेबर के साथ, आपका बोरोवर के साथ, आपका लेंडर के साथ। एक बार जिससे पैसा ले लेते हो उसका पैसा चुकाते नहीं हो, क्या बाद में आपको पैसा मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि मार्केट के साथ आपको अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। अब रिसोर्सेज के अंदर आपके आते हैं 5M। सेकेंड लाइन के अंदर आपका अंडरलाइन कर लीजिए इसे। 5M के अंदर क्या है आपका? मैन, मनी, मेथड, मशीन और मटेरियल। ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं? मैन पावर क्या हमें एनवायरनमेंट से मिलेगी? बिल्कुल। लेबर एनवायरनमेंट का फैक्टर है, तो लेबर लेने के लिए हमें एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। पैसा क्या बाहर के जो मनी सप्लायर्स हैं यानी कि जो हमारे पास लेंडर है, बैंक्स है, साहूकार हैं, क्या वो पैसा देंगे हमें? बिल्कुल वही पैसा देंगे। मेथड किसी भी चीज़ का प्रोसीजर है या फिर किसी भी चीज़ को बनाने के जो भी ज़रिए हैं आपको सारे के सारे बाहर से लेके आने पड़ेंगे। मीन्स है सारी की सारी चीज़ें बाहर से आएंगी। मशीनरी बाहर से आएगा, रॉ मटेरियल आपका बाहर से आएगा। जब सारे इनपुट आपके बाहर से आएंगे, ठीक है जी, एक बार आप इनपुट ले आए, इनपुट प्रोसेस कर लिया, आउटपुट बना ली। अब क्या? अब सृष्टि लिमिटेड क्या अपने आउटपुट को अपने बिजनेस में रखें?
अपने गोडाउन में रख ले, बस मेरा तो काम इतना ही था, सामान बनाना था, क्या कोई फ़ायदा होगा उस सामान को बनाने का? आपने तो रिसोर्सेज ख़राब कर दिए। क्या क्या करो आप, उस आउटपुट को कहाँ लेकर जाओ? सोसाइटी में। यानी कि अगर इनपुट और आउटपुट का एक्सचेंज होगा तभी बिजनेस सर्वाइव करेगा। तो एनवायरनमेंट का दूसरा की फीचर क्या हुआ, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि यहाँ पर आपके एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज का मतलब आप इनपुट आउटपुट कर सकते हो। आप आउटपुट लोगे तो आप कंज्यूमर सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, इनपुट लोगे तो प्रोड्यूसर की सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो। इतना क्लियर? आपका आउटपुट कंजम्पशन सोसाइटी के लिए रिसोर्स होता है। ट्रू और फॉल्स? आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, क्या आपकी जनता वो प्रोडक्ट यूज़ करेगी? क्या जो वो यूज़ करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रही है, क्या उस चीज़ को रिसोर्स नहीं बोलेंगे? आपको खाने के लिए खाना चाहिए, कच्ची गेहूं खा लो या उसको आप कन्वर्ट करके और चीज़ें भी खा सकते हो, क्या वो बाकी चीज़ें आपकी रिसोर्स नहीं होगी? भूख मिटाने के साधन नहीं होंगे आपके लिए जो अलग अलग चीज़ें आप खाते हो? तो क्या आपका आउटपुट रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? आउटपुट भी तो रिसोर्स है कंजम्पशन सोसाइटी के लिए। कंजम्पशन सोसाइटी मतलब हमारे जैसे कंज्यूमर जो अपनी डिमांड्स के लिए डिपेंडेंट हैं किसी सप्लायर पर। सप्लायर के लिए रिसोर्सेज क्या? आपका एनवायरनमेंट या अदर फैक्टर्स जिससे वो पैसा लेकर आएगा, जिससे वो सामान लेकर आएगा, जिससे वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। ठीक है जी, अगला आ जाओ। अगला है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। इन्फ्लुएंस एंड पावर में ये बोलते हैं कि आ देखे ज़रा किस में कितना है दम। मतलब एक चिंटू है और चिंटू के साथ लड़ेगा कौन? हर्ष लड़ेगा। अब दोनों जने अच्छे मोटे तगड़े हैं, अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से जीतेगा कौन? जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं हर्ष तो है एनवायरनमेंट और चिंटू क्या है? बिजनेस। अब एनवायरनमेंट और बिजनेस की लड़ाई है। जिस बिजनेस ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया हुआ है, यानी कि बिजनेस ने अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई करके रखा है कि उसके ऊपर एनवायरनमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे रिलायंस जी हो गए, हमारे पास अब तो पतंजलि स्टोर इंक्लूड होने लगा है, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। आपका फूड का बिजनेस है, उनके पास आपका दवाइयों का बिजनेस है, आपका आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सारी, उसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई काट ही नहीं है उसका। तो ऐसा बिजनेस जिसने एनवायरनमेंट से ज़्यादा शक्तियाँ हासिल की हुई हैं, क्या वो जीतेगा? जीतेगा ही जीतेगा। ऐसा एनवायरनमेंट जो हावी करता है हर एक बिजनेस पे। यानी कि आप आज के सिनेरियो में लेकर चलो, कोविड है, लॉकडाउन है, तो क्या एनवायरनमेंट हैवी कर रहा है बाकी सारे बिजनेस को? अफेक्ट तो कर ही रहा है। तो बाकी सारे बिजनेस जो अफेक्ट हो रहे हैं वो क्या हैं? वो कमज़ोर हैं। इस टाइम पर क्या हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, क्या वो लॉस मेकिंग है? उनका तो धड़ाधड़ दवाइयाँ बिक रही है, जो नहीं बिकती थी वो भी बिक रही है, जैसे कि सैनिटाइज़र, मास्क, ये चीज़ें जो पहले नहीं बिकती थी वो धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो यानी कि उस सेक्टर ने क्या किया है? ग्रो किया है। उस सेक्टर ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट से लड़ने लायक बनाया है। तो ये क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। जिसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो जीत जाता है। तो जिसमें दम होगा वही जीतेगा। इसके अंदर आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होगा पतंजलि का, नीचे देखो रियलिटी बाइट में एक एफएमसीजी कंपनी डाली होगी जिसमें बाबा रामदेव जी का एग्जाम्पल होगा। पतंजलि सेक्टर जो कि पूरी मार्केट को कैप्चर रख के रखता है, पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस रखता है। तो इनके ऊपर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता तो है पर उतना नहीं होता जितना अदर्स पे होता है। तो यहाँ पर पतंजलि या फिर एनी अदर सेक्टर जो आपके डाइवर्सिफाइड हैं, डाइवर्सिफाइड भी कैसे? अगर कोंग्लोमरेट डाइवर्सिफाइड हो तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कोंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ऐसा डाइवर्सिफिकेशन जो आपने अलग अलग सेक्टर में लगाया हुआ है। लाइक आप टेक्सटाइल बिजनेस में भी हो, आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी हो, आप राशन वाले बिजनेस में भी हो, और आप जूते भी बनाते हो, आप हेयर ऑयल भी बनाते हो, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। तो आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के अंदर हैं? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी। तो ये तीन इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस आपस में किस तरह से टाई अप करके रखता है। चलें आगे, आगे आ जाओ जी। आगे आपके पास क्या है? सीधा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। एनवायरमेंटल बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोलता है? एनवायरमेंट है क्या? एनवायरमेंट वो सब फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो जो आपकी बात नहीं सुनते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं। तो ये जो बॉक्स के अंदर हमारी डेफिनेशन है बाय बैरी एम रिचमैन एंड मेल्विन कोपेन, तो इसको आप अंडरलाइन करें।
environment factors are constraints are largely, if not totally, external and beyond the control of individual industrial enterprises and their management. यानी कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, आपे से बाहर हैं, जिन्हें कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, वो सारे के सारे एंटरप्राइजेस कैसे हैं? ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो एनवायरमेंटल से इन्फेक्ट्स होती हैं, और आज के टाइम में हर कोई एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, तो सारे के सारे बिजनेसेस के ऊपर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ, इसी के अंदर आपके पास सेकेंड लाइन है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस ऑल्सो डजंट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। इसे अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका बिजनेस है वो कहाँ पर काम करता है, किसी सुनसान जंगल में या फिर सोसाइटी के अंदर। आइसोलेटेड वैक्यूम का मतलब होता है सुनसान एरिया, सुनसान जगह, या फिर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो आप आइसोलेटेड वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास सोसाइटी है, आपके पास एनवायरनमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है। तो क्या उनके चेंजेस आपको अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आपका बिजनेस उनको अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो। अगर ये आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्हें आपस को देखना पड़ेगा, एक दूसरे को देखकर काम करना पड़ेगा। फैमिली में 5 बंदे होते हैं तो एक दूसरे के हिसाब से ही काम करते हैं, ऐसा तो नहीं सारे अपनी मनमानी करते रहते हैं, फिर तो वहाँ रोज़ महाभारत होती होगी। ऐसा कोई अगर घर है जहाँ पर सब अपनी मनमानियाँ करते हैं, तो इसी के अंदर आपके पास देखो लास्ट 2 पैराग्राफ्स होंगे, 2 लाइनें हैं छोटी छोटी। द बिजनेस मस्ट कॉन्टिन्यूसली monitor and adapt to the environment if it wants to survive and prosper। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अडेप्ट भी करना पड़ेगा। मॉनिटर का मतलब होता है देखते रहना एनवायरनमेंट को। आपने एनवायरनमेंट को देखा, एनवायरनमेंट के चेंज को कंसीडर किया, अब कंसीडर करके घर बैठ के चद्दर तान के सो जाओ, नहीं, उसे चेंजेस करो। अगर आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, माथा पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको दोबारा से पढ़ाई करो। यानी कि आपने देख लिया सिलेबस चेंज हुआ है, जब तक उस सिलेबस को दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, क्या आप अडेप्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे। रीज़न क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? आपका अटेम्प्ट 0 हो जाएगा या फिर आप फेल हो जाओगे। और उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे जैसे चेंज आता है आपके कोर्स के अंदर, वैसे वैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करते रहो, अडेप्ट करते रहो, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करते रहो। तो ये मॉनिटर और अडेप्ट है ना, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा फिलअप्स में पूछे जाते हैं इसी लाइन के अंदर। और अगर फिलअप्स ना भी आए तो इसको मॉडिफाई करके इस लाइन को दे सकता है। ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता है, बताओ मॉनिटर एंड रेस्ट इज़ द की टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, ट्रू और फॉल्स, ये आ सकता है। सो इसलिए आपके ये 2 लाइनें हैं, इसके नीचे वाली लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोलता है? अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अब आपने मार्केट को मॉनिटर किया तो आपको चीज़ें पता चली। चीज़ें क्या पता चली? कि अच्छा मार्केट में चेंज आ रहा है। अब मार्केट में चेंज आपने देख लिया, अब उस चेंज को आप परखो कि वो चेंज आपको कैसे अफेक्ट करेगा। क्या वो चेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या वो चेंज आपके लिए थ्रेट है? अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करो, अगर वो थ्रेट है तो उससे बचने के तरीके ढूंढो। तो यानी कि रिस्पोंड करो। आइडेंटिफाई किया, देखा, अप्रोच किया, उसको परखा कि वो कैसे अफेक्ट करेगा, और उसके बाद उसको रिस्पोंड करो। इसे भी अंडरलाइन कर लेना, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे ऑनलाइन लगा रहे हैं वो साथ साथ अंडरलाइन करते चलना इसे, ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है कैडबरी का। कैडबरी चॉकलेट किस किस को पसंद है? जब भी किसी से पूछो कौन सी चॉकलेट अच्छी लगती है, सिल्क अच्छी लगती है, किटकैट अच्छी लगती है। चलो किटकैट के दीवाने हो, पर मुझे सिल्क अच्छी लगती है, तो एग्जाम्पल हम सिल्क का ही लेंगे, डेयरी मिल्क का लेंगे। चलिए जी। सो कैडबरी की एक सिचुएशन आई थी, याद करो कुछ समय पहले अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो कैडबरी की चॉकलेट में कीड़े आए थे, वॉर्म्स आए थे, और ये जो खबर है मार्केट में आग की तरह फैली थी कि कैडबरी के अंदर क्या आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, जिससे तो बचना ज़रूरी है।
तो जैसे जैसे कंप्लेंट्स आने लगी डेयरी मिल्क को यानी कि कैडबरी को, तो कैडबरी एक बार तो घबरा गई, लेकिन कैडबरी चुपचाप शांत नहीं बैठी। एक तो क्या होता है गालियाँ सुन के घर बैठ जाओ, कुछ ना करो, एक होता है आप उसको पॉजिटिव वे में रिस्पोंड करो। तो इसने अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स थी उसको पॉजिटिव वे में रिस्पोंड किया। कैसे किया? इसने आइडेंटिफाई किया कि दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत आ रही थी, कीड़े आ रहे थे। अप्रेज किया सिचुएशन को, कीड़े क्यों आ रहे हैं। जब अप्रेज किया तो पता चला कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत वार्म हो चुका है। इतना वार्म एनवायरनमेंट है तो हमारी जो चॉकलेट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ख़राब हो जाती हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन्होंने दो चीज़ों को रिस्पोंड किया, यानी कि उनमें सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने पैकेजिंग को कंट्रोल किया। यानी कि अब पैकेजिंग कैसे आती है, उसके एल्युमिनियम फॉइल होता है, उसके ऊपर आपका पूरा मेन पैकिंग होती है। तो उसने अपनी पैकेजिंग को क्या किया, कंट्रोल किया, पैकेजिंग को सुधारा ताकि वो लंबे समय तक रिटेन रह सके, लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रह सके। दूसरा, जो अपने बड़े डीलर्स थे उन्हें साथ में विजी कूलर्स यानी कि मिनी कूलर्स यानी कि जो छोटे रेफ्रिजरेटर होते हैं वो देना स्टार्ट किया ताकि हमारी चॉकलेट्स ख़राब ना हो और वो फ्रीली बिके। तो जैसे इन्होंने रिस्पोंड किया, जैसे ही अपनी समस्या से इन्होंने निजात पाई, इन्होंने फटाफट स्टार्ट किया एड कैंपेन यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एड कैंपेन लगाया। एड कैंपेन में क्या किया, इन्होंने वीडियो बनाई कि अब कैडबरी अच्छी है, खुशियाँ बांटे, मिठाइयाँ बांटे, इस तरह की कैंपेन चलाई उन्होंने। अब कीड़े नहीं आएंगे, अब सिर्फ मिठाइयाँ आएंगी। तो अपने जो इन्होंने अपडेटेड मीज़र्स लिए वो मीज़र्स बताए लोगों को कि हमने अब इसके अंदर चेंजेस कर दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, वेल क्वालिफाइड है। रिपोर्ट्स आई, मैगजीन्स के अंदर रिपोर्ट्स आई इनकी। और एड कैंपेन इसका चलता ही रहता है, जैसे राखी के टाइम पे आ जाता है राखी वाला एड कैंपेन। स्पेशलाइज्ड है। एड कैंपेन क्या था, जो किसी पर्टिकुलर आइडिया को या फिर पर्टिकुलर थीम को प्रमोट करे, यानी कि सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर आइडिया और द थीम। याद है तो चलिए जी, तो ये कैडबरी का लेसन था। तो कैडबरी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। क्यों रिस्पेक्ट करो, वो आपको कुछ अच्छा देकर जाएगा। रिस्पेक्ट किया अगर कैडबरी ने, तो उसने क्या किया, उसने अपने पैकेजिंग को चेंज कर दिया, वो भी ब्रेकिंग टाइम के अंदर, यानी कि बहुत जल्दी चेंज किया उसने। बहुत जल्दी मार्केट से ख़राब चॉकलेट्स रिप्लेस कर दी विद द गुड वन। और क्या किया इसने, मैनेजिंग द क्राइसिस ऑफ द कंपनी प्रॉपरली एंड कीपिंग मोरल हाई। और उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रखा ताकि उन लोगों को डाउनवर्ड फील ना होना पड़े। वरना तो क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉयर क्या करता है, गलती हुई है तो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट। अब एम्प्लॉयज़ पर ही चिल्लाओगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा, वो काम ही नहीं करके देंगे तुम्हें नया। उसने अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रखा, तभी तो बहुत ही कम टाइम में उसने पूरी मार्केट की चॉकलेट्स को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि पूरी मार्केट की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी होगी, एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ी होगी। वो कब पॉसिबल है, जब टीम अच्छी हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया इसने, कम बैक एड कैंपेन चलाया। ये आपके बेसिकली एमसीक्यू का पार्ट नहीं होता, बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि आइडेंटिफाई, अप्रेज और रिस्पोंड कैसे किया जा सकता है। रिस्पोंड में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। रिस्पोंड में आपका आएगा कि आपको सोसाइटी को कन्विंस कैसे किया कि हम लोग अब अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैगी का आया था, बीच में बैन हो गई थी, लेकिन उसके लिए तो गवर्नमेंट, सोसाइटी ने ज़्यादा हल्ला नहीं किया था क्योंकि सोसाइटी खुद चाहती थी, सोसाइटी खुद ब्लैक में खरीद रही थी। आगे करते हैं, आगे क्या काम करता है, जो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज है उसी के बारे में बोलता है कि जो बिजनेस है वो ब्रॉडर एनवायरनमेंट में वर्क करता है। ब्रॉडर एनवायरनमेंट मतलब एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करता है, एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट को कैप्चर करता है। कैसे, इनपुट और आउटपुट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस। इनपुट लेकर आता है, आउटपुट देने जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, बिजनेस फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर आपके अंडरलाइन करने वाले पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो, द इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल अदर रिलेटेड रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनपुट कैसे लेकर आ सकते हो आप, इनपुट या तो आपको कैपिटल चाहिए होगा, या आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा, या आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आउटपुट, आउटपुट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आएंगे। इसी के सेकंड पॉइंट में है प्रोसेसेस इनटू आउटपुट फॉर प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है जी। अब ये इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट क्यों करती है बिजनेस, क्या ज़रूरी है इसको इतना पंगा करना। इनपुट लेके आएगी, फिर आउटपुट देने जाएगी, जो जहाँ है वहीं क्यों नहीं रहने दे सकती, प्रॉफिट, फिर जेब में पैसा नहीं आएगा ना। सो इस एक्सचेंज प्रोसेस से क्या होगा आपके पास, ब्रिंग इन सम प्रॉफिट, सरप्लस, गुड रिलेशन, पब्लिक इमेज। जो अच्छा काम करता है उसकी इमेज अपने आप हाई हो जाती है।
तो आपकी इमेज क्रिएट करता है, आपको प्रॉफिट देता है, आपको रेपुटेशन, ब्रैकेट्स में लिखा होगा प्रॉफिट, रेपुटेशन और ग्रोथ। ठीक है जी। बोल सकता है ये क्वेश्चन के अंदर कि एक्सचेंज प्रोसेस से किसी बिजनेस को क्या मिलता है, बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस को गुडविल मिलती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को पढ़ने के लिए इसने हमें 3 तरीके बताएं। इसके अंदर थोड़े अटपटे हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। पहला तरीका है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। पहला तरीका क्या है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। दूसरा तरीका है ऑडिट ऑफ द नेचर या फिर ऑडिट ऑफ द फैक्टर्स। तीसरा है मोर फोकस ऑन क्लियर एंड द इमीडिएट एनवायरनमेंट। मोर फोकस ऑन द क्लियर एंड द इमीडिएट एनवायरनमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें किसी ICAI स्टूडेंट की, तो ICAI स्टूडेंट यानी कि जो CA एस्पिरेंट है वो कैसे एनवायरनमेंट में घिरा हुआ है, उसके एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग आते हैं। उसके एनवायरनमेंट में आएगा उसका पॉलिटिकल पार्टी यानी कि ICAI और उसके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके टीचर्स। अब ये 5 फैक्टर मान लो एक स्टूडेंट की लाइफ में है। कौन सा स्टूडेंट? CA एस्पिरेंट। अब वो किसको प्रायोरिटाइज करे, किसको सेकंड नंबर पे करे, किसको थर्ड नंबर पे करे, उसे समझ में नहीं आता। उसने 5 फैक्टर की ऑडिट करी। ICAI मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ICAI मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पास या फेल करवाएगा। तो आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा किसको? ICAI को। फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? इंपॉर्टेंट तो हैं बट लेकिन वो हमें पास या फेल नहीं करवा सकती अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव में करोगे, बल्कि वो आपको डाइवर्सिफाई ही करेंगे, आपके डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बनेंगे। तो आपने फ्रेंड्स की प्रायोरिटी को कम कर दिया। तीसरा बताया पेरेंट्स। पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो भी आपको पास नहीं करवा सकते। पास होने के लिए आपको ICAI के ऊपर रखना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी आपने ICAI की सेकंड प्रायोरिटीज़ पे रख लिया। उसके बाद थर्ड क्या था आपके पास? थर्ड थे आपके रिलेटिव्स। वो तो वैसे ही आपकी लास्ट प्रायोरिटी में होंगे, वो भी अफेक्ट कैसे करेंगे आपको नेगेटिवली। आय हाय CA तो बहुत मुश्किल है, होगी नहीं, मेरा बेटा कर रहा था, मेरे उसका वो कर रहा था, ऐसे ऐसे बोल के आपको डीमोटिवेट करेंगे। उसके बाद यानी कि उसको तो आपने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा। उसके बाद कौन बचे? आपके टीचर्स। अब आपने देखा ICAI आपको पैटर्न बता रहा है लेकिन उस पैटर्न को करने का तरीका कौन बता रहा है? आपके टीचर्स। तो आप अपने ICAI को टॉप प्रायोरिटीज़ पे रख सकते हो क्योंकि ICAI में जैसे चेंज आया सबको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड प्रायोरिटी में आपने टीचर्स रखे, थर्ड प्रायोरिटी में आपने पेरेंट्स रखे, फोर्थ में अपने फ्रेंड्स और फिफ्थ में अपने रिलेटिव्स। क्या कह रहे हो? तो इस तरह से आपने क्या किया? अपने एनवायरनमेंट को आपने स्कैन किया। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्टली में क्या लिखता है? फर्स्टली में हमने देखा था कि हमें अपने नेचर ऑफ एनवायरनमेंट को देखना है कैसा है। अब नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में आप 2 चीज़ें चेक कर सकते हो, मेरा एनवायरनमेंट फिक्स रहने वाला है या मेरा एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। अब आप लोगों का स्टडी कोर्स एक बार जो नवंबर 2021 है वो फिक्स है, वो हो गया फिक्स, यानी कि 2021 तक तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सेकंड क्या चेक करना है? पैटर्न तो चेंज हो सकता है, MCQ टू सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टू MCQ, इसको देखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई मेरी? पैटर्न के ऊपर नज़र बनाकर रखना। तो पहली चीज़ मैंने क्या चेक करी कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है? स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स या फिर चेंज होने वाला है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो कि जब आपको नेचर चेक करना है किसी भी बिज़नेस का तो आप क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो कि वो बिज़नेस कितना डायनामिक है। हाईली डायनामिक है तो हाईली ऑडिट होगा, हाईली मॉनिटर होगा, और अगर लेस डायनामिक है तो आपको मार्केट को चेक करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या बोली? जो फैक्टर्स आपने कैलकुलेट किए हैं कि मुझे अफेक्ट कर सकते हैं उनकी एक ऑडिट करो, बड़ी शार्प सी ऑडिट करो कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आपने इंपॉर्टेंस चेक कर ली चीज़ों की। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, टू फोकस मोर टुवार्ड्स एन एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका इमीडिएट आपका फैक्टर है जो आपको सबसे पहले अफेक्ट करेगा, जैसे कि आपको सबसे पहले अफेक्ट करेगा ICAI का पैटर्न।
तो जो आपको सबसे पहले अफेक्ट करेगा उसको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करो, दूसरे नंबर पे जो अफेक्ट करेगा उसको दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, सो ऑन आपकी प्रायोरिटीज़ चलती जाएंगी। क्लियर इतना कि मार्केट को एनालाइज करने की स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हो, मेथड क्या होगा मार्केट को एनालाइज करने का। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे एक एग्जांपल है आपके लिए। मान लीजिए कि आपको कोका कोला का मैनेजर बना दिया गया, सीए बने नहीं हो, मैनेजर पहले बन गए कोका कोला के। अब आपको बताया गया है कि आप बताओ कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे स्कैन किया जाएगा। मैनेजर बोलता है भाई एक दिन दो मुझे, मैं कल बताऊंगा कि हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। उस एक दिन में मैनेजर ने क्या किया, उस एक दिन में मैनेजर ने अपनी माइंड मैपिंग की। माइंड मैपिंग मतलब उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेंटर में रखा। देखो कोका कोला की बोतल होगी सेंटर में या उसका साइन होगा, बगल में क्या लिखे उसने, उसके आसपास सभी लिख दिए कि मुझे अफेक्ट कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर पेप्सी, उसके बाद रिलीजियस गुरु लाइक बाबा रामदेव, अरे पेप्सी मत पीना ये तो टॉयलेट क्लीनर होता है, तो हमारे जो रिलीजियस गुरु हैं। उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस, हाँ उसके बाद उस चीज़ को छोड़ दो अभी। उसके बाद क्या है हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस। अब लोग क्या होते हैं, लोग खुद ही बोलते हैं नहीं ख़राब करती है बॉडी को, हेल्थ अवेयरनेस आ गई हमारे अंदर। तीसरा क्या है, पैकेजिंग कैसी है उसकी, क्या पैकेजिंग ड्यूरेबल है। डेयरी मिल्क क्यों पिटा था उस टाइम पे, क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, तो पैकेजिंग भी आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तीसरा क्या देखा, स्कीम एंड प्रमोशन, कैसे प्रमोट करूँगा। चौथा क्या रखा आगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा। सीज़न, किस सीज़न में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकेगी, समर सीज़न में, विंटर में सेल कम हो जाएगी। ऑल्दो कुछ लोग हैं जो विंटर में भी पीते हैं लेकिन समर के अंदर वो ज़्यादा सेल आउट होता है। उसके बाद क्या है, नेचुरल ड्रिंक्स, यानी कि आपके पास जो पानी है या अदर चीज़ें जो उसमें डलती है वो किस तरह से अवेलेबल है। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर नाम लिखा, कौन सा एक्सटर्नल है और कौन सा इंटरनल है। बोलते हैं इंटरनल तो मैं कर लूँगा कंट्रोल, एक्सटर्नल के ऊपर फोकस ज़्यादा करो। तो एक्सटर्नल को उसने प्रायोरिटाइज़ किया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। अच्छा, क्या हर बिजनेस की प्रायोरिटी सेम होगी? जो स्ट्रेटजी कोका कोला बनाएगा क्या वही सेम स्ट्रेटजी पेप्सी पे भी लागू होगी? नहीं। क्यों? सबका नेचर अलग होता है और हर बिजनेस अपने एक यूनिक एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करता है। ठीक है जी, सो एक एग्जांपल था, पढ़ लेना इसे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आपको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की एनालिसिस और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? एनालाइज करना मतलब किसी चीज़ को देखना, परखना कि वो चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। अगर आपका टेस्ट चेक होता है, आपके टेस्ट चेक में जो सिर्फ नंबर लिख रहा है उसके वो मॉनिटर कर रहा है कि किसके नंबर कितने आए। लेकिन जैसे अंकुर सर आपको खड़ा करते हैं बीच में क्लास में टेस्ट में, वो एनालाइज करके बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग इंक्लूड हो जाता है। हम लोग जो अपना दिमाग लगाते हैं उसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन स्कैनिंग जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, उसके अंदर हम चीज़ें सिर्फ देख रहे होते हैं कि क्या होगा। तो पहला है एनवायरनमेंट एनालिसिस। क्या यूज़फुल है एनवायरनमेंट एनालिसिस? करनी चाहिए किसी भी बिजनेस को, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे पता चलेंगी आपको? एनवायरनमेंट के एनालिसिस से पता चलेंगी। मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में आगे आने वाले आपका लॉकडाउन लगने वाला है आगे, ठीक है, और आपने अपने प्रोडक्ट इतने भर लिए और सारे पेरिशेबल नेचर के, यानी कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में काम करते जो पेरिशेबल नेचर है, हफ्ते 10 दिन बाद ख़राब हो जाती है चीज़ें, और वो आपने अंधाधुंध भर ली। क्या होगा? चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनकी 2-3 महीने बाद एक्सपायरी है और उसके बाद आपने उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा भर लिया है। लॉकडाउन में वैसे ही नहीं खरीदेगा कोई कॉस्मेटिक्स, घर से बाहर तो जाना नहीं है, क्यों परचेज़ करेंगे? तो 2-3 महीने बाद सबकी एक्सपायरी। क्या वो अच्छा डिसीज़न था? नहीं, ख़राब डिसीज़न था। तो लोगों को पता कैसे चलता? जब उन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन किया होता, उसे एनालाइज किया होता। तो एनवायरनमेंट की एनालिसिस क्या बताती है? अंडरलाइन करो। फर्स्ट लाइन के अंदर लास्ट में सेंटर में कहीं पे है, टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज़। आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना चाहते हो? एंटिसिपेट करना चाहते हो, पता करना चाहते हो। अपॉर्चुनिटीज़ पता करके क्या कर लोगे? तरीके अपना लोगे उसको अपनाने के, यानी कि उसको ग्रैब करने के लिए। एंटिसिपेट किया ताकि आप प्लान कर सको टू टेक ऑप्शनल रिस्पॉन्स टू दिस अपॉर्चुनिटीज़। जो सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है वो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट में
लॉन्च करता है। क्यों? उसे टाइम से पहले पता चल जाता है मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। कस्टमर से सर्वे किया, कस्टमर से बातचीत की, कस्टमर के जो आइडियाज़ है वो बिजनेसमैन को बहुत कुछ बता जाते हैं कि आगे कैसा प्रोडक्ट आने वाला है। लाइक मोबाइल फ़ोन आने से पहले किसी ने तो सोचा होगा ना कैसा होता अगर कंप्यूटर हाथ में ही होता, कंप्यूटर को हम कहीं भी लेकर जा सकते। उसके बाद तो बने हमारे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। तो कभी ना कभी इनोवेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, इनोवेशन करना आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? जो आपको समय से पहले जानकारी दे दे, बाढ़ आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, तो आपको समय से पहले पता चल जाएगा, तो आप अपने मेजर्स ले सकते हो। क्या ये एंटीसिपेशन 100% ट्रू होते हैं या डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, 100% ट्रू नहीं होते। ठीक है जी। तो एनालिसिस के लिए फिर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखो पर्पस ऑफ एनालिसिस, पर्पस क्या है उसका? पहला पर्पस लिखो, पर्पस है आपका अवेयरनेस ऑफ द चेंज। मार्केट कैसे चेंज हो रही है, मार्केट में किस नेचर का चेंज आ रहा है, परमानेंट है या टेम्पररी चेंज आ रहा है, उसके बारे में आप क्या करोगे, उसके बारे में आप चेक करोगे। तो यानी कि अवेयरनेस ऑफ द चेंज आपका किस तरीके से मूव हो रहा है। दूसरा क्या है आपके पास? इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं आपके पास। तीसरा क्या है आपके पास? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हो, आप क्रिटिकली थिंक यानी कि क्रिटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हो उस मैटर को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अंडरलाइन करना, फर्स्ट पॉइंट के मिडल में कहीं पर है, करंट एंड द पोटेंशियल चेंजेस। आप मार्केट जब एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है मार्केट में जो चेंज आ रहा है वो टेम्पररी है या वो परमानेंट रहने वाला है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो मेंटेन होगा मार्केट के अंदर। ठीक है जी। पता कैसे चलेगा मार्केट एनालाइज करने के लिए? उसके बाद लास्ट टाइम में देखो क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, एट सेम टाइम वन मस्ट हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अबाउट द फ्यूचर टू। चेंज हो रहा है, इस चेंज से फ्यूचर से कैसे बेनिफिट लोगे, वो पर्सपेक्टिव, वो आइडिया आपके पास होगा, तभी एनवायरनमेंट को देखने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी से इंक्लूड करता है आपका सेकंड पॉइंट। एनवायरनमेंट से क्या लिया आपने? इन्फॉर्मेशन ली, चेंज क्या आ रहा है उसको बनाया आपने इनपुट, इनपुट से प्रोसेस करके बनाओगे स्ट्रैटेजी यानी कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इज़ योर इनपुट, इनपुट किसके लिए? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। उसी को थर्ड पॉइंट इंक्लूड करता है। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? एनवायरनमेंट से आपने इनपुट ले लिए, वो आपको फैसिलिटेट एंड फोस्टर करेगा। क्या करेगा? फैसिलिटेट एंड फोस्टर टू स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, राइज करना, रेज करना किसी चीज़ को। ठीक है जी। सो अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बन सकती है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल सकती है। क्या कह रहे हो? बहुत है। तो चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं।